आज की डेट में जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, हाँ, ठीक है, ट्रीटमेंट की बड़ी-बड़ी मशीनें आ रही हैं। बट आप देखो कि मेडिकल और हॉस्पिटैलिटी में ना स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं, स्कैम्स बहुत होते हैं जी, जिसका सामना करना पड़ता है कॉमन इंसान को। कॉमन इंसान को बिल्कुल। एंड स्पेशली गरीबों को, जिनके पास पैसे नहीं हैं हाँ, एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो उनको तो करना पड़ता ही है, उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, उनको भी करना पड़ता है जिनके पास पैसा है। पैसा है बिल्कुल। जब हम लेट्स एग्जांपल, मैं किसी भी हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहा, बट जब जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है ना हाँ, कि आप किसी भी हॉस्पिटल, मतलब ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हाँ, हूँ हाँ, और आप लोगों को तक भी पहुंचाना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। लेट्स एग्जांपल, मुझे फीवर है या मेरे को कुछ भी डायग्नोस होना है, तो हाँ। मैंने जाके हॉस्पिटल पे गया, डॉक्टर की फीस दी और मैं चला गया। लेकिन नहीं, आप नंबर लिखवाओ, ईमेल आईडी दो, अपनी आइडेंटिटी वो कराओ, ठीक है, सारा कुछ कराओ। आप अच्छा फर्स्ट टाइम आए हो, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी फलाना। मतलब ये अब डॉक्यूमेंटेशन इतनी क्यों क्यों क्या जरूरत अब है इन देखिए चीज़ों की? बहुत सिंपल सी चीज़ है। आज से 10-15 साल पहले आप जब आपको फ़ीवर आता था, आप डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सिंपली आपको पैरासिटामॉल देता था। हम्म। अगर आप ठीक हो गए अच्छी बात है, नहीं ठीक हुआ देन वो ब्लड टेस्ट लिखता था हम्म। कि हाँ यार, आप मलेरिया की जाँच कराओ, डेंगू की जाँच कराओ, है ना? अब क्या है, आप गए और आपको पहले ही टेस्ट लिख दिया हाँ। कि आप जो है मलेरिया की जाँच कराओ, डेंगू कराओ, ये कराओ और कंप्लीट ब्लड सेल कराओ, ये सारी चीज़ें कराओ, हीमोग्लोबिन चेक कराओ। क्या है ये? पार्ट ऑफ अ बिज़नेस है। आप सिंपली एक पैरासिटामॉल दे के भी उसको हटा सकते हो। बाद में वेरीफ़ाई कर सकते हो जब उसकी रिकवरी ना हो 2 दिन में, कि नहीं यार अब शायद मुझे लगता है कि टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो ये स्कैम ही तो है कि आप पेशेंट के पैसे आप, क्योंकि आपने के पास सारे डायग्नोस्टिक मशीनें हैं, तो आपको उनको यूज़ करना है, उससे इनकम करनी है, तो आपने पहले ही टेस्ट लिख दिए। ठीक है? तो ये मेडिकल स्कैम है। रहा सवाल मेरा, तो भगवान की कृपा से मैंने जब अपनी ट्रेनिंग करी, मास्टर्स करा एंड ट्रेनिंग के बाद भी मुझे ट्रेनिंग में भी जो मुझे डॉक्टर मिले बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से ही मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर बन पाया। एंड देन जब मैंने नोएडा में पहली जॉब स्टार्ट करी, तो वहाँ के भी डॉक्टर बहुत अच्छे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा उनकी गरीबों की हेल्प करते हुए। कोई गरीब आ गया, उसकी बच्ची आ गई दिखाने, तो फीस भी नहीं ली, बस उसको दवाई भी मंगा के दी। यही रीजन था तो जॉब जॉब छोड़ने का? नहीं, ये रीज़न नहीं था, ये मतलब ये तो इनके साथ थे, सर के साथ हम, ये बहुत अच्छी चीज़ थी मतलब उनकी। फिर क्या हुआ कि मैं जब जब ये कोविड आया, तो मेरे फादर भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, हॉस्पिटल में काम करते थे। वहाँ से उन्हें कोविड हो गया। उन्होंने हम लोगों से बताया नहीं, पर्सनल ट्रीटमेंट लिया 10 दिन। फिर वो जब सीवियर हो गए तो वो फ़तेहपुर और कानपुर के बीच में 70 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। मेरा घर कानपुर में, फादर की जॉब फ़तेहपुर में थी, वहाँ भी मेरा घर था। तो वो सीवियरिटी में फ़तेहपुर से कानपुर पहुँचे और उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं था नोएडा में। तो जब सीवियर हो गए तो मुझे यहाँ से भागना पड़ा, फिर मैं वहाँ गया और 10 दिन उनको हॉस्पिटल में इलाज कराया, 10-15 दिन आईसीयू में गए, फिर वापस आए। फिर ओवरऑल क्या हुआ कि वो नहीं बच पाए। और मुझे सो सैड। आज जो मैं पूरी दुनिया को बताता हूँ कि आप जो है गंगा जल यूज़ करिए एंड नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उस टाइम तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि हॉस्पिटल्स में कितनी नेगेटिव एनर्जीज होंगी। या मैं अपने फादर के रूम की क्लेंजिंग कर लूँ गंगा जल से, या मैं उन्हें डेली गंगा जल पिला दूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं था। इवन जब वो एक्सपायर भी हुए और जब वो शमशान गए, वहाँ तक मैं उनके माउथ में गंगा जल नहीं डाल पाया, क्योंकि वो प्लास्टिक में रैप थी उनकी बॉडी। हम्म। तो इस चीज़ का मुझे बहुत गिल्ट होता है कि क्योंकि इतना बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट दिया, हर दवाई, हर फैसिलिटी। इवन लोगों के पास तो उनके पेरेंट्स भी नहीं थे कोविड में, बाहर कर देते थे उन लोगों को। हम लोग के पास ये प्रिविलेज था कि हम लोग पीपीई किट पहन के, मैं और मेरी सिस्टर पापा के साथ रहते थे, मोटिवेशन देते थे उनको कि बस कल ही निकलने, परसों ही निकलने। उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी, उनकी डेली मसाज करना, उनको न्यूज़पेपर देना, घर से बढ़िया खाना लेके जाना, हर चीज़ बेटर हो रही थी। बस एक कमी थी, वो थी स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट की। गंगा जल उनको नहीं दे पाए, ना उनके नाम से उस ड्यूरेशन पे कोई हम दान कर पाए। शायद उससे कोई बेटर रिजल्ट होता, बट कहीं ना कहीं मैं ये भी मानता हूँ कि लाइफ एंड डेथ ये लिखा हुआ है, बट तो वो एक हाँ, टाइम पे होना ही होना है जी। बट जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली मैं भी इन चीज़ों को तो मानता हूँ। इसके बाद आपने वो पूछा था मैं मेडिकल स्कैम के बारे में। हाँ। तो जब फादर मेरे एक्सपायर हुए तो मैंने नोएडा से, यहाँ से जॉब मुझे छोड़ना ही पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था। कानपुर में मेरी मदर सिस्टर अकेले थी, मैं वहाँ गया। फिर मैंने वहाँ पे जॉब स्टार्ट करी, एचओडी बना मैं एक जगह पे। वहाँ पे जो डॉक्टर थे ऑर्थोपेडिक, वो बहुत ही करप्ट एंड लोगों को लूटने वाले थे। तो कहीं न कहीं मुझे गिल्ट था वहाँ पे जाने का कि यार भगवान, तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों भेज दिया? बट मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले 1 साल के बाद मैं 9 शहरों में ओपीडी भी कर लूँगा, मेरी क्लिनिक भी चल जाएगी और मैं पॉडकास्ट में मेडिकल स्कैम्स के लिए अवेयर भी कर रहा हूँगा। तो यही रीज़न था मेरी लाइफ़ में, डेस्टिनी में, कि मुझे वहाँ जाना लिखा था, ताकि मैं उस सिस्टम को और गहराई से समझ पाऊँ।
तो मैंने देखा वहाँ पे डॉक्टर्स के पास लोग आ रहे हैं, पूरा एक बिजनेस है कि एक पेशेंट अंदर आया तो उसको आते ही पहले एक्सरे लिखा और दुनिया भर की चीज़ें, टेस्ट वगैरह, फिर वो मेरे पास आया फिजियोथेरेपी में, उसने ट्रीटमेंट लिया एंड देन वो वापस गया एंड फिर उसने 2000 की दवाई परचेज करी। तो ये पूरा स्कैम था। इस स्कैम वाली जगह पे भी मैं, जैसे कोई गरीब आया मेरे पास थेरेपी लेने, मैंने उसका नाम रजिस्टर पर नहीं चलाया और फ्री थेरेपी कर दी। मैंने कहा चलो पैसे बच जाए यार, कितना इसको लूटे, ऑलरेडी ये इतना लूट चुका है। तो इस इंटेंशन से मैं काम करता था वहाँ पे। फिर एक टाइम, 1 साल के बाद, जब उनकी सर्जरीज कम होने लगी और मैं सर्जरी वाले पेशेंट को हील करता चला गया, तो फिर उनका कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया हमसे एंड देन मैं समझ गया मेरा टाइम आ चुका है। फिर एक दिन ऐसे ही स्मॉल सा आर्गुमेंट हुआ उनसे और मैंने डिसाइड करा, मैंने कहा मुझे अब स्किप करना है। फिर मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट करा अपने घर पे ही, ग्राउंड फ्लोर पे, एंड देन वो इतना रन हुआ कि काफ़ी पेशेंट्स आए एंड देन उसके बाद मैंने इंडिया टूर ओपीडी स्टार्ट करी। इंडिया टूर ओपीडी में अभी तक 9 शहरों में कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड मुंबई, और अभी भी और शहर जाने। एंड ये पॉडकास्ट इंटरव्यूज़, मेडिकल स्कैम्स, नेगेटिव एनर्जीज़, अपनी क्लिनिक पे ही मुझे, और मेरे घर पे हनुमान जी का मंदिर है, तो वहीं पे ही मुझे उनकी कृपा से ये नेगेटिव एनर्जीज़ का अनुभव हुआ कि मरीजों में ये भी होती है। तुम अपनी फील्ड के तो डॉक्टर हो, यू आर द बेस्ट डॉक्टर फॉर स्पाइन एंड जॉइंट, बट ये भी समझो कि ये जॉइंट एंड स्पाइन में डिसीज़ कोई देने वाला और भी है, उसको भी ठीक करो लोगों के। तो आप मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ लेके चल रहे हो। बिल्कुल। Okay. एंड ये काफ़ी वर्क करता है। और मैं कोई भी चीज़, मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है और ना ही मैं किसी से कहता हूँ। मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, मैं कानपुर रह के भी अपनी क्लिनिक ग्रो कर सकता हूँ, बट जैसे मैं आपके यहाँ पे आया हूँ तो क्लिनिक बंद है मेरी। मैं एक पूरा बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ कि एम्प्लॉयज़ रख दिए, क्लिनिक चल रही है, लोगों को लूटना है, मेरी कोई सुपरविजन नहीं है, बिजनेस हो रहा है, हाँ नहीं ठीक हो रहा, आप 1 हफ्ते और थेरेपी कराइए, बहुत सारे डाउट्स मन में रहते हैं। बट मैं नहीं करता वो चीज़, कि मुझे एक फ़ियर है कि ऐसा ना हो कि किसी एक आदमी का भी मेरी वजह से इलाज सही ना हो, क्योंकि मैं एब्सेंस हूँ वहाँ पे, मैं नहीं हूँ वहाँ पे, एंड देन कहीं ना कहीं फिर उसका मुझे वो चले कि यार वो डॉक्टर ख़राब था, कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ या जो भी नेगेटिव थॉट मेरे में लगे। तो मैं क्लिनिक बंद करके अपने आप ही, अपने ही ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ, और मैं ट्रैवल भी करता हूँ, इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, ओपीडी भी कर रहा हूँ।